Hello student, now we are started ईथर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने स्टडी की फिनॉल की टोटल स्टडी कंप्लीट होने के बाद इस यूनिट में ईथर थर्ड हेडिंग है। तो सबसे पहले हम ईथर के बारे में समझेंगे। ईथर का फार्मूला क्या है, वो किसका डेरिवेटिव्स है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है। ईथर्स का पहले फार्मूला देखें। ROR, ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर्स। ईथर के दोनों साइड ऑक्सीजन एटम अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड होता है, इसको ईथर बोलते हैं। आर का मीनिंग यहाँ अल्काइल ग्रुप है। अब ईथर अल्कोहल का डेरिवेटिव्स कैसे है, हम अल्कोहल का फार्मूला लिखें ROH। अगर हम अल्कोहल के हाइड्रोजन एटम को जो OH ग्रुप का है उसको अगर अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो ईथर का फॉर्मेशन होगा। या फिर वाटर को लें, वाटर के दोनों हाइड्रोजन को जब अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करें तब भी ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये ईथर की सिंपल सी डेफिनेशन है। इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ OH group of alcohol is replaced by alkyl group, then ether is formed. Or both hydrogen atom of water molecule replaced by alkyl groups, then ether is formed. तो ईथर के फॉर्मेशन की दो टेक्निक है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। अब यहाँ पर ईथर का हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। ईथर का क्लासिफिकेशन में ईथर दो टाइप से डिवाइड है। एक टाइप की ईथर सिमेट्रिकल ईथर और दूसरी अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का मीनिंग होता है जिसके दोनों साइड मीन्स ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप हो, लाइक CH3O CH3, ये सिमेट्रिकल ईथर है। दूसरा एग्जाम्पल C2H5O C2H5, ये भी सिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब जिसके दोनों साइड डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो, जैसे CH3O C2H5, C2H5O C3H7, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। इसी तरह इन चारों ईथर को हम चेक करें तो ये एलिफेटिक ईथर है। तो दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है ईथर का, एलिफेटिक ईथर, और दूसरा एरोमेटिक ईथर जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ये एरोमेटिक ईथर। ये सेकंड एग्जांपल एरोमेटिक ईथर का OC2H5। अब यहाँ पहले हम ये ईथर का क्लासिफिकेशन हुआ, पहला टाइप सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा अनसिमेट्रिकल ईथर, तीसरा एरोमेटिक ईथर। अब यहाँ ईथर का पहले कॉमन नेम की बात करेंगे, फिर IUPAC सिस्टम की बात करेंगे। तो IUPAC सिस्टम जब ईथर का यूज़ करेंगे या उसमें हम क्या रूल रेगुलेशन है वो देखते हैं। इसका सफिक्स है अल्कोक्सी अल्केन, मीन्स ऑक्सी प्लस N। IUPAC सिस्टम में ईथर की नेमिंग में सफिक्स यूज़ करते हैं। किस तरह, पहले कॉमन नेम की बात करेंगे। दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर। क्या नेम है इसका, डाई मिथाइल ईथर। इसके दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा। अब इन दोनों ग्रुप में जो अल्फ़ाबेटिकली इनिशियल होगा उसकी नेमिंग पहले होगी, मीन्स इथाइल, मिथाइल, ईथर, ये इसका कॉमन नेम। इसमें दोनों ग्रुप सेम टाइप के हैं इसलिए डाई यूज़ करेंगे, डाई इथाइल ईथर।
अब यहाँ पर इथाइल प्रोपाइल, तो ABCD में पहले कौन आता है? इथाइल। तो पहले लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका जब कॉमन नेम की बात करेंगे एरोमेटिक ईथर में, तो फिनाइल मिथाइल, तो पहले किसका नेम आएगा? मिथाइल फिनाइल ईथर। इसमें इथाइल फिनाइल ईथर, इस तरह। अब IUPAC सिस्टम की बात करें ईथर के, तो IUPAC सिस्टम का सफिक्स क्या है? अल्कोक्सी अल्केन। जब सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप होंगे तो कैसे नेमिंग करेंगे? जैसे डाई मिथाइल, तो 1 कार्बन सो मेथॉक्सी, सेकंड साइड 1 कार्बन सो मीथेन, ये ऑक्सी ये, मतलब सिंगल कार्बन का प्रोनाउंसिएशन मेथॉक्सी मीथेन, सफिक्स एन ऑक्सी। यहाँ पर कम कार्बन मिथाइल, तो जब कम कार्बन होंगे तो ऑक्सी यूज होगा, मेथॉक्सी। दूसरे साइड 2 कार्बन तो ईथेन, ये इसका सफिक्स है, मेथॉक्सी ईथेन IUPAC। इसमें दोनों साइड सेम कार्बन है, तो IUPAC नेम क्या बनेगा? एथॉक्सी ईथेन। इसमें 2 कार्बन इधर 3 कार्बन उधर, तो कम कार्बन में क्या यूज होगा? ऑक्सी एथॉक्सी, सेकंड साइड 3 कार्बन सो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम। अब इसका एक कॉमन नेम और है जिसको हम बोलते हैं एनिसॉल, और इसका कॉमन नेम है फेनिटॉल, ये भी कॉमन नेम है इन दोनों के। अब IUPAC सिस्टम में इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 कार्बन मीन्स मेथॉक्सी बेंजीन, फिनाइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू बेंजीन, सिंगल कार्बन सो मेथॉक्सी, यहाँ डबल कार्बन 2, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? एथॉक्सी बेंजीन। ये ईथर का क्लासिफिकेशन और उसके IUPAC सिस्टम का कंसेप्ट है। 3 टाइप की ईथर की स्टडी की हमने क्लासिफिकेशन में, सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, एलिफैटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। सबके कॉमन नेम लिखे, साथ में सभी के IUPAC नेम लिखे। इसके बाद IUPAC सिस्टम के बाद आता है आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। ईथर का आइसोमर्स अल्कोहल है, और C4H10O इस फार्मूले से हमने अल्कोहल में ईथर्स के आइसोमेरिज्म की स्टडी डिटेल की थी। आपको फिर से याद दिलाता, क्योंकि इस आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को हम कहाँ स्टडी कर चुके हैं? अल्कोहल में। फार्मूला क्या था? C4H10O। इस फार्मूले से 4 टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और 3 टाइप के ईथर का। कैसे? 1 2 3 4 5 पहचानते हैं आप? 4 कार्बन अल्कोहल ग्रुप, ब्यूट 1 ऑल। अल्कोहल ग्रुप में पोजीशन चेंज करेंगे, ये पोजीशन चेंज किया अल्कोहल 2 नंबर पर, ब्यूट 2 ऑल। तीसरा आइसोमर्स ब्रांचिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप OH, ये OH ये OH, तीनों में फंक्शनल ग्रुप OH है मीन्स अल्कोहल, लेकिन ये ब्रांचिंग वाला है। और चौथा आइसोमर्स होगा इसका टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से 4 तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, अब इससे ईथर के फॉर्मेशन होंगे 3, मीन्स इसके टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे आपको अल्कोहल और ईथर के? 7। ये स्टडी आप डिटेल अल्कोहल के वीडियो में कर चुके हैं, आप वहाँ से स्टडी करिए। मैं ईथर का फॉर्मेशन करता, ये पहली ईथर डाई इथाइल ईथर, इधर भी इथाइल ग्रुप उधर भी इथाइल ग्रुप। अब ये कार्बन उस साइड शिफ्ट होगा, आइसोमर्स चेंज होगा, ये सेकंड ईथर, और यहाँ पर आइसो डिजाइन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर C4H10O के फार्मूले से 4 हमको अल्कोहल ऑब्टेन हुए
और 3 ईथर। इनमें अल्कोहल का कंपैरिजन जब आप ईथर से करते हैं तो ईथर और अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। तो ये वाली डिटेल स्टडी आप अल्कोहल के वीडियो से करिए, वहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर ईथर के केस में मेन जो प्रिपरेशन मेथड है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो स्टार्ट करते हैं। ईथर की जो प्रिपरेशन मेथड है, मेनली 2 मेथड फेमस है। एक फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से इसको प्रिपेयर करेंगे, जिस मेथड का नाम बनेगा विलियमसन कंटिन्यूअस मेथड। और सेकंड मेथड है फ्रॉम अल्किल हैलाइड, उस मेथड का नाम बनता है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। तो पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम ईथर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि ये रिएक्शन टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन है, तो उसकी टर्म कंडीशन को समझिए। पहले हम उसकी सिंपल रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। CH3 CH2OH प्लस H2SO4। जब हम इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से करते हैं तो यहाँ टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन है। अगर हम टेम्परेचर क्या रखें, हाई टेम्परेचर कैसा रखें रिएक्शन में, हाई, 443 केल्विन 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ फार्मेशन किसका होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, मीन्स यहाँ किसका फार्मेशन हुआ, अल्कीन का फार्मेशन हो गया। हमें ईथर का फार्मेशन करना है, तो टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा, लो टेम्परेचर, मीन्स 413 केल्विन, इट मीन्स 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तब यहाँ ईथर का फार्मेशन होगा, C2H5O C2H5 प्लस H2। ये मेन रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ टर्म कंडीशन यूज़ करना पड़ेगी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ईथर का फार्मेशन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया, हाई टेम्परेचर है, तो फिर अल्कीन का फार्मेशन होगा, मीन्स अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ रिएक्शन एलिमिनेशन टेक प्लेस और इधर ईथर का फार्मेशन। तो पहली कंडीशन हमको ईथर फार्मेशन में क्या मिली, एट लो टेम्परेचर व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ H2SO4। अब इसकी रिएक्शन में क्या होगा वो समझे, फिर इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। रिएक्शन क्या होगी, C2H5OH प्लस H2SO4 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स 373 केल्विन। ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, मीन्स यहाँ फार्मेशन होगा C2H5HSO4 प्लस H2। जब 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन में ये मटेरियल फॉर्म होगा जिसका नेम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ से रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होगी टर्म कंडीशन के साथ। 100 डिग्री पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मेशन हुआ। अगर आप अब 140 डिग्री मीन्स 413 केल्विन टेम्परेचर को यूज़ करें, लो टेम्परेचर, तो यहाँ एक कंडीशन और है, इथाइल अल्कोहल का एक्सेस होना चाहिए, मीन्स एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो ये सेकंड मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का इससे रिएक्ट होगा और यहाँ से क्या माइनस होगा, H, यहाँ से क्या माइनस होगा HSO4। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे H2SO4 और ये दोनों C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर का फार्मेशन हो गया। और आपने बाय मिस्टेक टेम्परेचर को हाई किया, हाई टेम्परेचर मीन्स 443 केल्विन एट अबाउट 170 डिग्री सेंटीग्रेड,
और यहाँ H2SO4 का एक्सेस है, एक्सेस ऑफ H2SO4, तो यहाँ से एक प्रोटॉन इधर आ जाएगा, अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल यूज नहीं होगा। यहाँ से एक प्रोटॉन इधर आएगा और अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से एक H इधर आकर H2SO4 माइनस हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब हम टर्म कंडीशन को यूज़ करते हैं तभी हमें ईथर का फॉर्मेशन होता है। समझ में आई? पहली जो कंडीशन है लो टेम्परेचर पर ही ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसी रिएक्शन की स्टडी करते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो इसमें जो अल्कीन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है वो अलग टाइप से है और ईथर फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप से। तो दोनों को हम कॉलम बनाकर यहाँ स्टडी करें कि उनमें डिफरेंस क्या है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, ये मेन रिएक्शन बोर्ड पर लिखी हुई है। अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। कौन सी कंडीशन में अल्कीन का फॉर्मेशन होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में? अल्कीन के फॉर्मेशन में कार्बोकेटाइन प्रोसेस यूज होगा या इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगा। ये वाली मैकेनिज्म हम अल्कीन में भी स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ से हम कॉलम बनाते हैं। ये इस साइड हम अल्कीन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे और इस साइड ईथर फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ईथर फॉर्मेशन और यहाँ पर मैकेनिज्म क्या होगी? मैकेनिज्म ऑफ अल्कीन फॉर्मेशन। तो पहले हम स्टडी करें अल्कीन फॉर्मेशन की, फिर इस रिएक्शन को लेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। अल्कीन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उसकी फर्स्ट स्टेप में H2SO4 प्रोटॉन को रिलीज करेगा। ये किया प्रोटॉन को रिलीज, पहले स्टडी कर चुके हैं इसलिए इसको थोड़ा फास्ट समझेंगे। अल्कीन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें H2SO4 क्या रिलीज करता है? एक H+ प्रोटॉन को रिलीज करता है। ये प्रोटॉन अल्कोहल का मॉलिक्यूल गेन करेगा, ये अल्कोहल, इसी से हम ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। ये ऑक्सीजन लोन पेयर, ये H+ पर अटैक करेगा और प्रोटॉन को गेन करेगा। अब प्रोटॉन को गेन करेगा तो इंटरमीडिएट आएगा जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे फैला करके भी लिख सकते हैं। ये ऑक्सीजन एटम, अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने एक प्रोटॉन गेन किया तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक, अब अगली स्टेप में क्या होगा यही से समझते हैं। ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को, जो कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, इनको अपने साइड लेकर यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन कर लेगी? H2O। और इस कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगी? पॉजिटिव। इसे पहचानिए, ये पॉजिटिव कार्बन कॉल्ड कार्बोकेटायन और इथाइल ग्रुप है, इथाइल कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका पूरा नाम है इथाइल कार्बोकेटायन। तो अगली स्टेप में क्या है अपने पास? CH3CH2। इट मीन्स अल्कीन की मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकेटायन में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि आप ये स्टडी कर चुके हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमने इथाइल अल्कोहल से स्टार्ट किया इसलिए यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यही स्टेबल है। अब अगली स्टेप में क्या होगा? ये टर्सरी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फॉर्मेशन किसका करेगा?
अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसने क्या रिलीज किया, कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी चाहेगा और उसके लिए वो प्रोटॉन को रिलीज करेगा। प्रोटॉन कहाँ जाएगा, प्रोटॉन आएगा अगले अल्कोहल के मॉलिक्यूल पर और उसको एक्टिवेट करेगा और यहाँ से प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फिर से फॉर्मेशन करेगा और रिएक्शन चलती रहेगी। जब लास्ट में अल्कोहल मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे एंड तब ये प्रोटॉन जो यहाँ से रिलीज होता है वो किसके पास आएगा, HSO4 माइनस के पास और H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन का एंड हुआ। तो यहाँ मेन प्रोडक्ट कौन है, अल्कीन, और ये इसकी मैकेनिज्म है। अल्कीन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड होती है और कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड होती है जो रिएक्शन उनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अभी ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन की मैकेनिज्म में क्या होगा, तो ईथर फॉर्मेशन की मैकेनिज्म में दो स्टेप तो सेम है, फर्स्ट और सेकंड। फिर से लिख देते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, H2SO4 एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा और HSO4 माइनस में कन्वर्ट होगा। ये प्रोटॉन कौन गेन करेगा, अल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि ईथर फॉर्मेशन में अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल यूज होंगे। पहला मॉलिक्यूल प्रोटॉन को गेन करेगा, ये प्रोटॉन को गेन किया, फॉर्मेशन क्या हुआ, CH3CH2OH और ये ऑक्सीजन कैसी होगी, पॉजिटिव। अब अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल आएगा और इस स्पीशीज पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस करेगा। कैसे अटैक करेगा समझिए, CH3 CH2O ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये H। अगर हम इतने पोर्शन की बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है और लोन पेयर है ऑक्सीजन पर। ये क्या बनेगा, रिएजेंट। रिएजेंट कौन होता है, जो रिएक्टेंट पर अटैक करता है। अब रिएक्टेंट कौन है, CH3 CH, इसको फैला के लिख देते हैं। ये CH2 को हमने अलग अलग लिखा। आगे क्या लिखा है, OH, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये रिएजेंट ये अटैक करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, और ये कौन है, रिएक्टेंट जिस पर अटैक होगा। अब इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, तो कौन सी मेथड से अटैक होगा, SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म की हम जो नेम है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, इसकी स्टडी हम कई बार सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में स्टडी कर चुके हैं। और SN2 और SN1 दोनों जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, उनसे रिएक्शन का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, बाईमॉलिक्यूलर। बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, जहाँ लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उसमें मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप स्लो होगी, और इसी को हम क्या बोलते थे, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। अब रिएजेंट फर्स्ट स्टेप में प्रेजेंट है, स्लो स्टेप है। इसी में हम आर्डर ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, R = K रिएक्टेंट इनटू रिएजेंट। इसका मतलब ये कौन से आर्डर की रिएक्शन है केमिकल काइनेटिक के थ्रू, सेकंड आर्डर की। कैसे पता चला, जिस रिएक्शन की स्लो स्टेप में रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, इट मीन्स रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड हो और रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड हो, तो वो रिएक्शन सेकंड आर्डर की होगी। या ऐसा कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन
concentration of reagent and concentration of reactant also. It means if we increase the concentration of reagent with increased rate of reaction, if we increase the concentration of reactant with increased rate of reaction, तो यहाँ समझाने का मतलब ये है कि SN2 मैकेनिज्म में जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसका नाम ही SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमालिक्यूलर मीन्स उसकी स्लो स्टेप में दो मालिक्यूल होंगे, एक मालिक्यूल रिएक्टेंट का, दूसरा मालिक्यूल रिएजेंट का, और इसका कंसेप्ट है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, ये यहाँ अटैक करेगा और इसको यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो ये किसके फॉर्म में यहाँ से हट जाएगा, H2O, और ये इस पर अटैक करके एक ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन करेगा। ये रहेगी ट्रांजिशन स्टेज, CH3 CH2O, ये इस कार्बन पर, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करेगी, इसका हाइड्रोजन ये कौन सा हाइड्रोजन है, इस अल्कोहल का। अब ये ऑक्सीजन इससे अटैच होगी, CH2 ये अटैक कर दिया, ये CH3, और यहाँ से ये H2O जा चुका है। ये ट्रांजिशन स्टेज है। अब ट्रांजिशन स्टेज बहुत कम टाइम के लिए मैनेज होती है और SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। और कौन सी स्टेप में, ओनली फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप इसमें प्रेजेंट नहीं होती। अब ये ट्रांजिशन स्टेज यहाँ से किसको रिलीज कर देगी, H+ को, ये गया H+, और ये मेन प्रोडक्ट C2H5O C2H5 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये प्रोटॉन कहाँ गया, ये प्रोटॉन फिर से किसी सेकंड इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा। इस तरह रिएक्शन चलती रहेगी। यहाँ हमको समझने की बात यह है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। दूसरी, इस मेथड को हम बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस मेथड, और विलियमसन कंटिन्यूअस मेथड में प्रॉब्लम यह है कि इसमें सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम यहाँ जिस अल्कोहल को लेते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल वही सेकंड मॉलिक्यूल होगा, इसलिए इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक हम इसका कंपैरिजन करें। अब जब यहाँ आप कंपैरिजन करते हो मैकेनिज्म ऑफ ईथर और मैकेनिज्म ऑफ अल्कीन का, तो ये अल्कीन की मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकेटाइन से प्रोसीड हुई, और इसमें SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगी। इसके बाद दूसरी जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड। तो प्रिपरेशन की जो फर्स्ट मेथड थी वो कौन सी है, विलियमसन कंटिन्यूअस मेथड फ्रॉम अल्कोहल। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड को स्टार्ट करने के लिए एल्किल हैलाइड की मेथड है। वो मेथड किसकी है, फ्रॉम अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड में जब ये R अल्काइल ग्रुप, X हेलोजन, तो ये अल्किल हैलाइड है। विलियमसन सिंथेसिस मेथड में जब अल्किल हैलाइड से हम ईथर का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर एक सोडियम का साल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम अल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्को ऑक्साइड। सोडियम इसमें कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये पूरा पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव। इसमें ये क्या होगा, नेगेटिव, तो स्लाइटली पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या माइनस होगा, X, और यहाँ से माइनस क्या होगा, Na+, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ROR प्लस NaX। ये सिंपल सी विलियमसन सिंथेसिस मेथड है। अल्किल हैलाइड को जब सोडियम अल्को ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, सोडियम हैलाइड सेपरेट होगा। इस मेथड की एक स्पेशलिटी है, स्पेशलाइजेशन क्या है
कि इसमें हम सिमेट्रिकल ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपने जो विलियम कंटिन्यूअस मेथड इसके पहले स्टडी की, उसकी कंडीशन क्या थी? उसमें ओनली सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन कर सकते थे। इसमें हम अगर यहाँ पर R ग्रुप है तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप ले सकते हैं? R डैश। अगर इधर मिथाइल है तो इधर इथाइल कर सकते हो, इधर इथाइल है तो इधर मिथाइल कर सकते हो, या इथाइल है तो प्रोपाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर ईथर कैसा फॉर्मेशन होगा? RO R डैश मीन्स अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करें। तो मैकेनिज्म अभी आपने स्टडी की SN2, तो यहाँ भी जो सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर है, जैसे अल्कोहल में अभी स्टडी की थी। कैसे? ये RX माइनस, पहले ये RO माइनस N है, यहाँ से सोडियम को रिलीज करेगा और ये किस में कन्वर्ट होगा? RO माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। RX कौन है? RX रिएक्टेंट है। अब इसमें लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। ये फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैसी होती है? स्लो। इसको क्या बोलेंगे? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। अब जब अटैक होगा तो हम इस अल्काइल ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, जैसे ऐसे CH3 CH2, ये इथाइल और ये X मीन्स हेलाइड, ये रिएक्टेंट है और ये Na यहाँ से रिलीज होगा और ये वाला मटेरियल RO माइनस या R डैश O माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल ये इस अल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। अगर लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो SN2 फॉलो होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा हुआ तो फिर SN1 फॉलो होगी। देखते हैं, ये लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस वाला मॉलिक्यूल है, SN2 मैकेनिज्म यूज़ करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये आया न्यूक्लियोफाइल RO माइनस। न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलेंगे? रिएजेंट। ये इस पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर, और इसको रिप्लेस करेगा। तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेज बनेगी, RO माइनस CH, यहाँ पर इस पर अटैक किया तो ये यहाँ से बनेगा CH2 CH3 CH3 CH2, इधर कौन रहेगा? X माइनस। ये SN2 मैकेनिज्म की ट्रांजिशन स्टेज होती है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, X माइनस मीन्स हेलोजन को रिप्लेस करेगा, CH3 इसमें पहले से अटैच है। ये ट्रांजिशन स्टेज अनस्टेबल होगी और 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से क्या चला जाएगा? X हेलोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? RO CH2 CH3, ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कौन सी मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म कैसे पता चला कि SN2 है? क्योंकि रिएजेंट ने बैक साइड से अटैक किया। मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप जो स्लो है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, उसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? R इक्वल टू K, रिएक्टेंट एज वेल एज रिएजेंट, दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है काइनेटिक्स में? 2। ऐसी रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन के टाइम फर्स्ट स्लो स्टेप में ही अटैक करे, लेकिन कब करेगा? जब लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो उस रिएक्शन का रेट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन
और रिएजेंट के कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड होता है। हम रिएजेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा, इसलिए सेकंड ऑर्डर की है। आया समझ में? जब आपको यहाँ समझ में आ जाता है और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक तो वीडियो को लाइक करना सीखिए और दूसरा सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके कमेंट्स जब आप वीडियो को देखते हैं उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स को अप्लाई करिए और ये समझाइए कि आपको एक्सप्लेनेशन, आपको ईथर्स फॉर्मेशन की मेथड में कितना समझ में आया, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई उसके बारे में आप कमेंट्स लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको डबल से आपके व्हाट्सएप नंबर या सेपरेट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन करना है तो टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन कैसे करें? ये तो 1 डिग्री ईथर है, इसी में 2 डिग्री भी होती है, फिर टर्सरी ईथर होगी, तो टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन करें। तो जब आपने प्राइमरी ईथर का फॉर्मेशन किया तो अल्काइल हैलाइड कैसा लिया था? प्राइमरी, तो प्राइमरी ईथर का फॉर्मेशन हुआ। अब आपको टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन करना है तो टर्सरी ईथर को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये रिएक्शन टर्म कंडीशन वाली है। आप टर्सरी हैलाइड को यूज़ कर क्या टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं, पहले समझिए फिर आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ से हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। CH3 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 Br, पहचान में आया आपको? ये टर्सरी हैलाइड है और इस टर्सरी हैलाइड से हम टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस पर रिएक्शन किसकी करें? RONA प्लस, ये 1 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ 3 डिग्री आप ले चुके हो, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये नेगेटिव पार्ट। लेकिन ये कार्बन जिस पर इस न्यूक्लियोफाइल का RO- क्या है? इसका न्यूक्लियोफाइल, ये रिएजेंट है रिएक्शन का, ये इस पर अटैक करेगा। लेकिन अटैक करने के पहले देखिए सामने क्या अटैच है टर्सरी हैलाइड में? नेगेटिव हैलोजन एटम, ये खुद नेगेटिव, ये इसको इधर से अटैक करने देगा नहीं, और जिस कार्बन पर अटैक होना है वो लार्जर मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड है। अगर आप 1 डिग्री से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, तो न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक कर दिया, क्योंकि फ्रंट साइड से तो SN2 मैकेनिज्म में भी अटैक नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर अब ये न्यूक्लियोफाइल ना तो बैक साइड से अटैक कर सकता क्योंकि लार्जर अल्काइल ग्रुप से कार्बन सराउंडेड है, और सामने बैठा है हैलाइड नेगेटिव पार्ट। इसका मतलब इसमें कौन सा इफेक्ट यूज हो गया? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर मैक्सिमम है, जिस कार्बन पर अटैक होना है वो लार्जर ग्रुप से सराउंडेड है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता। और जब नहीं कर सकता तो फिर कौन सी मेथड यूज होगी? SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ये वाली मैकेनिज्म से इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब अब मैकेनिज्म को समझिए, SN1 क्या होती है? ये न्यूक्लियोफाइल एज रिएजेंट फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता तो पहले ये टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। अपने पास से किसको लूज करेगा? फर्स्ट स्टेप में। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप कैसी होगी? स्लो, और इसी को क्या बोलोगे आप? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। अब ये ब्रोमीन को लूज करेगा और टर्सरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। CH3 CH3 ये पॉजिटिव कार्बन ब्रोमीन को लूज करने के बाद ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ। और कौन सा कार्बोकेटाइन? टर्सरी कार्बोकेटाइन। टर्सरी कार्बोकेटाइन
कैटायन। अब ऐसा फेमस है कि टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म में टर्सरी कार्बोकैटायन का इतना इजीली फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब ये ब्रोमाइड जो हैलाइड था 3 डिग्री, वो टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ हम कभी कभी पोलर सॉल्वेंट का भी यूज़ करते हैं ताकि इसके पोलैरिटी कैरेक्टर को इंक्रीज करे, ब्रोमीन आसानी से लूज हो जाए। अब ये देखिए कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप जो स्लो थी उसमें न्यूक्लियोफाइल आया क्या? नहीं, न्यूक्लियोफाइल नहीं आया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएजेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए ये रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट ऑर्डर की है। अब फर्स्ट ऑर्डर की क्यों है? क्योंकि ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। क्यों रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड? क्योंकि उसकी स्लो स्टेप में केवल रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, रिएजेंट एब्सेंट है। तो रिएजेंट कब आएगा? रिएजेंट अब सेकंड स्टेप में आएगा। ये आया रिएजेंट। अब यहाँ रिएजेंट को भी हम स्पेशल केस में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप RON है, सोडियम अल्को ऑक्साइड आपने लिया, और अगर आप R के प्लेस पे क्या लें? CH3CH2, ये R के प्लेस पे इथाइल, और यहाँ से इन्हें क्या होगा? सेपरेट। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? CH3CH2O-। आप याद बना करके समझ लीजिए। ये CH3, ये CH2O-N, ये N यहाँ से चला जाएगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। लेकिन कौन सी स्टेप में आएगा? सेकंड स्टेप। इट मीन्स SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप जिसमें टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, वो स्टेप स्लो होगी, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, काइनेटिक के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगी? फास्ट। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। बट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पहले ये जाने कि वो अटैक कर क्या करेगा। पहले इसको पहचानिए। ये न्यूक्लियोफाइल आया कहाँ से? CH3CH2OH। सिंपल सी स्टडी करेंगे। यहाँ से एक H को हटाइए, ये नेगेटिव। बताओ इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल ने एक प्रोटॉन रिलीज किया, तब ये प्रोड्यूस हुआ, जो न्यूक्लियोफाइल है। तो इथाइल अल्कोहल के बारे में क्या फेमस है? इथाइल अल्कोहल तो वीक एसिड है, और ये भी फेमस है आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपने स्टडी की। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। इथाइल अल्कोहल वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर। अब कॉन्जुगेट बेस होते क्या हैं? तो पहले कॉन्जुगेट बेस को समझिए। कोई भी मटेरियल जब अपने पास से H+ को रिलीज करे, तो रिमेनिंग नेगेटिव पार्ट कॉन्जुगेट बेस के नेम से फेमस होता है, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। अब ये बेसिक नेचर ब्रोस्टेड-लारी के अकॉर्डिंग सोचिए। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड-लारी एसिड बेस कंसेप्ट, प्रोटॉन डोनर कॉल्ड एसिड, जो प्रोटॉन का डोनेशन करे वो एसिड, और जो तेजी से प्रोटॉन को गेन करे वो बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस की टेंडेंसी क्या होगी? प्रोटॉन को गेन करना। मीन्स साथ में ये कैसा है? ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो ये स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है। इट मीन्स इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को तेजी से गेन करने की है, और ये ब्रोस्टेड बेस के नेम से भी फेमस होगा। ये प्रोटॉन को गेन करना चाहता है, मीन्स ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ब्रोस्टेड-लारी के अकॉर्डिंग ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है, और ये केवल प्रोटॉन को गेन करना चाहता। तो जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा,
तो ये अपना प्रोटॉन लेने आया, प्रोटॉन लेकर के चला जाएगा। कहाँ से प्रोटॉन को गेन करेगा? इसके पास तो प्रोटॉन एब्सेंट है, यहाँ से या फिर यहाँ से प्रोटॉन को गेन करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH2OH, ये कन्वर्ट हो गया। ये जैसे ही प्रोटॉन को गेन करेगा इन तीनों कार्बन के किसी भी हाइड्रोजन को, तो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और इस टर्सरी कार्बोकैटायन को किस में कन्वर्ट कर जाएगा? आइसोब्यूटेन। मीन्स किसका फॉर्मेशन हुआ? अल्कीन का। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ईथर फॉर्मेशन का। और यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ? अल्कीन का। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है इस रिएक्शन की, टर्म कंडीशन विलियम सिंथेसिस की, कि अगर आपको टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन करना है तो आप टर्सरी हैलाइड लेकर ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि टर्सरी हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम होने के कारण अल्काइल ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं करेगा। जब फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं करेगा तो मैकेनिज्म SN1 बनेगी और SN1 मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप स्लो हो गया RDS। SN1 मैकेनिज्म केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है, तो केमिकल काइनेटिक ये फर्स्ट ऑर्डर की है। पहले टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब मैकेनिज्म SN1 की सेकंड स्टेप क्या होगी? फास्ट। ये आया न्यूक्लियोफाइल। इसकी स्टोरी अलग टाइप से है। ये न्यूक्लियोफाइल जो इस पर अटैक करेगा, ये तो वीक एसिड इथाइल अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस होगा। मीन्स इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को गेन करने की होगी। यहाँ से या फिर यहाँ से प्रोटॉन को गेन करेगा, खुद अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और इसको अल्कीन में कन्वर्ट कर चला जाएगा। आप इंतज़ार करते रहिए कि यहाँ टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब अगर हमको टर्सरी हैलाइड से टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन करना, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? कि टर्सरी हैलाइड SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और अल्कीन का फॉर्मेशन करके देगा। मीन्स रिएक्शन कौन सी हुई? एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन हो गई? एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा? होगा। ईथर का फॉर्मेशन कब होगा? टर्सरी ईथर का। यहाँ हम टर्म कंडीशन की स्टडी कर रहे हैं कि टर्सरी हैलाइड से हम क्या टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं, ये अल्कीन का फॉर्मेशन करके देगी। अब हमको टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन करना है तो क्या करें? इसको तो 1 डिग्री ले हैलाइड को और ये अल्को ऑक्साइड को टर्सरी डिजाइन में ले, तब ये इस पर अटैक करेगा और SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन फॉलो हो जाएगी। तो देखिए कैसे करें। अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करते समय आप मैकेनिज्म को समझिए। सिंपल सी मैकेनिज्म है, SN2 का नाम आते ही आपको समझ में आ जाएगी। CH3CH2 Br-, कौन सा डिग्री हैलाइड है? 1 डिग्री हैलाइड। अब ये 1 डिग्री हैलाइड से हम टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ किसको लें? CH3CH3ONA। ये Na यहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन को क्या बनाएगा? नेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे हम? टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। ये पूरा जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या बन गया? टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। सोडियम सेपरेट हुआ। अब ये इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है ना, तो ये टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड इस पर बैक साइड से अटैक करेगा। ये यहाँ आया CH3O-, कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर। और दूसरी समस्या ये कि ये टाइप का जो न्यूक्लियोफाइल था ये वीक एसिड का स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस था, इसलिए प्रोटॉन गेन करना चाहता था, और ये टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड प्रोटॉन गेन करना नहीं चाहता, ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, तो ये अटैक करेगा। ये कौन बना? रिएजेंट। और ये कौन है? रिएक्टेंट।
अब फर्स्ट स्टेप में ही अटैक करेगा तो कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2, और SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा इसको और यहाँ से इसको सेपरेट कर देगा। जब आपने अभी SN2 मैकेनिज्म की स्टडी की तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3 CH3 O C2H5, इसको हमने पूरा कंबाइंड लिख दिया है। तो टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन कब होगा, टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन आपको करना है तो हेलाइड तो 1 डिग्री ही लेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल है टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड उसकी टर्सरी डिजाइन से टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन होगा। लास्ट मेथड है ईथर फॉर्मेशन की फ्रॉम अल्किल हैलाइड, सिंपल सी मेथड है C2H5Br C2H5Br, ये अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए और इसको सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कर दिए Ag2O, यहाँ से क्या माइनस होगा, ट्वाइस Ag(Br) और ये यहाँ पर अटैच होगा C2H5O C2H5, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हुआ। तो कितनी मेथड है ईथर फॉर्मेशन की, 3, तीनों मेथड की आप स्टडी करिए, IUPAC सिस्टम की स्टडी करिए, ईथर का क्लासिफिकेशन की स्टडी करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए जिसमें हम ईथर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करें। बाय, ओके, सी यू।